ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े चुनाव पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और विपक्ष के पास कितने वोट हैं और कौन से उम्मीदवार को किस पार्टी का समर्थन हासिल है, किस पार्टी का कितना वोट वैल्यू है यानी वोट की कीमत है, यह हम आपको दिखाएंगे और आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि किसका पल्ला भारी है। देखिए रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कि राज्य में किस पार्टी के पास कितना वोट है और उसका वोट वैल्यू क्या है। यही वोट राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। बीजेपी के पास कुल सीट 1728 है और इसका वोट वैल्यू 4,33,536 है। कांग्रेस के पास कुल सीट है 902 और इसका वोट वैल्यू है 1,62,829। टीएमसी के पास कुल सीट 258 है और वोट वैल्यू है 64,447। एआईएडीएमके के पास कुल सीट 189 है और इसका वोट वैल्यू है 59,224। बीजेडी के पास कुल सीट 145 है और इसका वोट वैल्यू है 37,290। समाजवादी पार्टी की सीट पर नजर डालें तो उनके पास 72 सीट है और उसका वोट वैल्यू है 26,366। शिवसेना की बात करें तो उनके पास 84 सीट है और उनका वोट वैल्यू है 25,893। जेडीयू के पास कुल सीट 96 है और इसका वोट वैल्यू है 20,736। टीआरएस के पास कुल 85 सीटों की संख्या है और इसका वोट वैल्यू 20,935 है। एनसीपी के पास कुल 60 सीट है और वोट वैल्यू 15,624 है। आरजेडी की बात करें तो उनके पास कुल 87 सीटें हैं और वोट वैल्यू है 18,796। वाईएसआर कांग्रेस के पास कुल 76 सीट है जिसका वोट वैल्यू है 17,574। शिरोमणि अकाली दल के पास 23 सीटें हैं और इसका वोट वैल्यू है 6,808। बीएसपी के पास 34 सीटें हैं जिसका वोट वैल्यू है 9,399। वहीं आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या है 89 और इनकी वोटों की वैल्यू है 8,922। राष्ट्रपति चुनाव में अगर एनडीए के आंकड़े देखें तो उनके उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। क्या कहता है वोटों का गणित? एनडीए के पास अभी 410 सांसद हैं और 1,691 विधायक हैं। इनका वोट मूल्य 5,32,000 है। राष्ट्रपति बनने के लिए 17,422 वोट और चाहिए। बीजेपी को दक्षिण भारत की दो प्रमुख पार्टियां वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और एआईएडीएमके के साथ ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी का समर्थन हासिल हो चुका है। जेडीयू का वोट भी एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के खाते में आ चुका है। एआईएडीएमके के पास 59,224 वोट हैं। बीजेडी के पास 37,257 वोट हैं। टीआरएस के पास 20,935 वोट हैं। जेडीयू के पास 20,736 वोट हैं। वाईएसआर कांग्रेस के पास 17,574 वोट हैं। यानी कि अब कोविंद के समर्थन में कुल एनडीए के 5,32,000, एआईएडीएमके के 59,224, बीजेडी के 37,257, टीआरएस के 20,935, जेडीयू के 20,736, वाईएसआर के 17,574 वोट हैं और इन सभी वोट को अगर मिला दिया जाए तो कुल वोटों की संख्या होती है 6,87,726, जो कि जीत के लिए जरूरी 5,49,422 वोटों से कहीं ज्यादा है। अब जरा यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार के समर्थन में जो पार्टियां और उनके वोट हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। मीरा कुमार को कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी का समर्थन है। डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी, जेडीएस, जेएमएम का भी साथ है। टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, एनसीपी मीरा के साथ है। मीरा कुमार के समर्थन में 3,86,578 वोट हैं। इन वोटों में आम आदमी पार्टी के 85 विधायकों के 9,000 वोट वैल्यू भी शामिल है। मीरा कुमार के समर्थन में अभी करीब 35% वोट है। अगर इन आंकड़ों को पक्का मान लिया जाए तो यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार का हारना तकरीबन तय है और एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत मुकम्मल मानी जा रही है। लेकिन सही नतीजों के लिए फिलहाल 20 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी है और खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव के लिए बधाई भी दे दी है, यानी जीत के लिए।
ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे, अमित शाह वोट डालने पहुंचे, और तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वोट डालने पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ फिलहाल सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला वोट डाला, इस तरह की खबर है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहला वोट पीएम मोदी का था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और दिलचस्प बात, जो बात हमारे सहयोगी अमित कुमार बताना चाह रहे हैं, वो ये कि संसद में जिस टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने वाले हैं, कर चुके हैं, उसी टेबल पर राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वोट करेंगे। अमित, देखिए, यहाँ पर 6 टेबल लगे हुए हैं और अलग अलग राज्यों के हिसाब से टेबल को बांटा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वो 6 नंबर टेबल पर, उत्तर प्रदेश के जो तमाम सांसद हैं वो 6 नंबर टेबल पर वोट करेंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश का जो है वो टेबल नंबर 4 है, जहां पर सुमित्रा ताई करेंगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 6 नंबर टेबल पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने अभी वोट किया है। इसके अलावा सोनिया गांधी होंगी, इसके अलावा राहुल गांधी होंगे, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, तमाम जो लोग हैं वो 6 नंबर वोट पे करेंगे। इसके अलावा जो 5 विधायक जो कि संसद भवन में वोट करना है, उनके लिए 1 नंबर टेबल रखा गया है, जो कि विधायक हैं वो वोट करेंगे। जैसे अमित शाह ने जो वोट किया है वो टेबल नंबर 1 पर वोट किया है। तो इस चुनाव में अगर देखें तो अलग अलग कई ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि हर किसी को जानना भी चाहिए कि इस तरह से वोट बटा हुआ है कि स्टेट वाइड बटा हुआ है। जैसे अगर आप जो बैलेट पेपर होता है उसमें जो नाम होते हैं, पहला नाम जैसे मीरा कुमार का है तो वो किस आधार पर होता है, वो जो वर्णमाला होती है हिंदी वर्णमाला उसके शब्दों के आधार पर होता है। जैसे कि मीरा कुमार में मौ पहले आता है और रामनाथ कोविंद का रॉ बाद में आता है, तो इस आधार पर पहले नंबर पर मीरा कुमार है, दूसरे नंबर पर रामनाथ कोविंद है। और तो इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा 4 जो टोटल 5 विधायक हैं जो संसद में वोट डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग अमित शाह। इसके अलावा 4 विधायक ऐसे हैं जो कि अपने राज्यों के अलावा किसी और राज्यों में हैं, तो वो वोट कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर करीब 55 सांसद हैं जो अपने अपने राज्यों में करेंगे। तो इस तरह कई छोटी छोटी चीजें हैं। आज दिन भर ये प्रक्रिया चलेगी, शाम 5 बजे तक वोट होगा। और मुझे लगता है कि 5 बजे तक सबको, क्योंकि यहाँ पर एक वोट के लिए कहा गया है कि देंगे। हालांकि राजनाथ सिंह के पैर में चोट लगी हुई है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, इसके बाद भी राजनाथ सिंह वोट करने आएंगे। वो किस तरह से वोट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे वोट देना है, तो इस तरह से हर कोई वोट करेगा और शाम 5 बजे तक वोट की प्रक्रिया खत्म होगी। आंकड़ों का जो है वो न्यूज 24 ने दिखाई दिया कि किस तरह से करीब 35% आंकड़ा जो है वो मीरा कुमार के साथ और 25% वोट जो है वो रामनाथ कोविंद के साथ है। तो जीत रामनाथ के साथ है, लेकिन रामनाथ जी को वेट करना पड़ेगा 20 तारीख को, तब जब नतीजे सामने आएंगे। अमित, 2 बातें, एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वोट दिया, और दूसरा ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद को पहले ही बधाई दे चुके हैं जीत की। देखिए, कल एनडीए के सांसदों की बैठक थी जिसमें रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि करीब 40 सांसदों का 40 पार्टियों का समर्थन उन्हें मिल चुका है। और एक तरह से जो आंकड़े हैं, क्योंकि अगर आपको बात करें चुनाव से काफी पहले, 1.5 से 2 महीने पहले की बात है, कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बेशक खुश इस बात को लेकर हैं कि वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रपति भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। रामनाथ कोविंद जीत के प्रबल दावेदार। अमित, आपके पास आएंगे। भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे, ये चुनाव, सोनिया गांधी का कहना है कि ये चुनाव दरअसल विचारधाराओं के खिलाफ है, ये चुनाव दरअसल संकीर्ण सोच के खिलाफ है, विघटनकारी सोच के खिलाफ है। आप भी यही मत रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सजग विपक्ष और निष्पक्ष मीडिया, ये 2 चीजें जरूरी हैं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए। जहां ये दोनों चीजें नहीं होंगी वो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो विपक्ष का ये जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की कि चुनाव में हिस्सा ले, अपने प्रत्याशी उतारे, चुनाव लड़े, और चुनाव मुद्दों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज वर्तमान में केंद्र की सत्ता में सत्तारूढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोकतंत्र खतरे में पड़ा है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ी है, लोगों की आजादी खतरे में पड़ी है, लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ी है। ये तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में उभर के आए हैं। प्रधानमंत्री को बार बार कहना पड़ रहा है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव तो सर इन सब से नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव ऊपर, देखिए ये भी राजनीतिक चुनाव है। राष्ट्रपति इन दलीय सीमाओं से ऊपर होते हैं चुनने के बाद, ये बात सही है, लेकिन आज तो वो दल के प्रत्याशी हैं और ये राजनीतिक चुनाव है, इसमें भी मुद्दे होते हैं। ये जो पार्टियां बटी हुई हैं 2 खेमों में, ये मुद्दों के आधार पर बटी हुई हैं और तो कोई कारण नहीं है।
तो एक पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को आईना दिखाना लोकतंत्र में जरूरी होता है। जिस जहनियत की आप बात कर रहे हैं, आपकी उस जहनियत, उस विचारधारा, उस सोच के साथ जेडीयू क्यों नहीं जा रही? जेडीयू भी सोच के स्तर पे तो हमारे साथ ही है, सोच के स्तर पे कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं विरोध किया भी नहीं जेडीयू ने। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है, बिहार के वो राज्यपाल रहने के कारण उन्होंने समर्थन दिया है, या कोई और अंदरूनी बात है? आपको तो आपका तो पहली ड्यूटी तो आपकी बनती थी। आप तो खुद उत्तर प्रदेश की सियासत में है, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश से आती है, तो पहली ड्यूटी तो आपकी थी कि यूपी के कैंडिडेट थे रामनाथ कोविंद। हम नहीं, देखिए हमारी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव और हमारी पार्टी दोनों की सोच स्पष्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी का किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारा मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे विदेश नीति हो, और चाहे वो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मुद्दे हों, इन मुद्दों पर हमारा भारतीय जनता पार्टी से मतभेद है, और हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कभी खड़ा होना और आपके मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव करें तो कोई बात नहीं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे सम्मानित हैं। उनकी व्यक्तिगत राय क्या है इस बारे में तो वही टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की राय यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। जी, हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी बने हुए हैं, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जी, इस बार लगता है कि वोट का आंकड़ा बड़ा होगा, वोट का आंकड़ा बड़ा होगा तो यूपी से मिलेगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के समर्थक प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, यूपी के सीएम है और यूपी से ही राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद हैं। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं संसद से। अमित, आपने कई राष्ट्रपति चुनाव कवर किए हैं, बाकी इससे पहले के राष्ट्रपति चुनाव और ये राष्ट्रपति चुनाव में क्या भिन्नता आप देख रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीजें आप देख रहे हैं, क्या अलग है? देखिए, अगर आप देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में नतीजे तो लगभग वही होते हैं जैसे सरकार जिन्हें खड़ा करता है। पिछली बार प्रणब मुखर्जी था, प्रणब मुखर्जी को खड़ा किया गया था कांग्रेस और यूपीए की तरफ से, और उनके पक्ष में पूरा आप कह सकते हैं कि आंकड़ा उनके साथ था। भले ही एनडीए ने संगमा को खड़ा कर दिया था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। लेकिन एक चीज ये है कि इस बार विपक्षी एकता एक जरूर है कि मोदी सरकार को पिछले 3 साल में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी की सरकार में 3 साल के बाद ये राष्ट्रपति चुनाव एक पहला मौका है जब विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिला। लेकिन उस विपक्षी एकजुटता को कहीं ना कहीं तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही, और उसके लिए कोई और नहीं। अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू ये कहती है कि ये विपक्षी एकता और स्ट्रांग होती अगर कांग्रेस विपक्षी दलों के नेताओं को साथ लेकर चलती, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तोड़ने पर कांग्रेस के माथे ठीकरा फोड़ा गया है। लेकिन अपने आप में अगर देखिए तो इस पूरे चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के साथ अगर विरोध की बात करें, नीतीश कुमार का विरोध है, इसके अलावा बीजू जनता दल जो है वहां पर सबसे ज्यादा संकट अगर देखें तो बीजू जनता दल को चुनौती आज के दिन में उड़ीसा में बीजेपी से मिल रही है विधानसभा चुनाव में। लेकिन इसके बावजूद बीजेडी ने उनको समर्थन किया। बीजेडी ने तो एक तरह से आप देखिए कि एनडीए ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा। नरेंद्र मोदी ने तमाम जो आप कह सकते हैं कि लोग सोचते रहे, तमाम नामों की चर्चा होती रही, कयास लगते रहे। इससे पहले के चुनाव में जो कयास लगते थे उन्हीं नामों में से एक कोई होता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हुआ कि जो आप नहीं सोच पाए, शायद वहां से लोग ये कहने लगे कि जहां पर हम और आप सोचते हैं या जहां हमारी सोच खत्म होती है उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह सोचना शुरू करते हैं। तो रामनाथ कोविंद के बारे में किसी ने चर्चा तक नहीं की थी, लेकिन जब उनका नाम आया तो बहुत ही चौंकाने वाला नाम था। और इसके बाद मजबूरी थी एक तरह से नीतीश कुमार की भी कि बिहार के गवर्नर रहे हैं, गवर्नर थे उस वक्त, इसलिए उन्होंने समर्थन किया। तो अपने आप चुनाव में जो है आप देखिए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि विपक्षी एकता बनी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसे तोड़ने में सफलता भी पाई है। अब ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले कहा जाता है संघ तय करेगा, बीजेपी तय करेगी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जिसे चाहेंगे वो राष्ट्रपति होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जिसे चाहेंगे या यूं कहें कि उनकी पसंद का व्यक्ति आज शाम को डिक्लेयर होगा राष्ट्रपति के तौर पर। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत संक्षेप में आपसे सर जवाब लेंगे। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं आप कि आप विपक्षी एकता को मिलाकर नहीं रख पाए एक साथ? जेडीयू आपसे अलग हो गया, बीजेडी आपके साथ नहीं है, जबकि बीजेपी उनके साथ सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं उड़ीसा में। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है
उसके बाद पहला अवसर है जब किसी मुद्दे पर 17 राजनीतिक पार्टियां एक आई हैं, एक फ्रंट पे आई हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे, लोकसभा चुनाव की चर्चा शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव सिर पे हैं 2019 में। उसके बाद कितनी पार्टियां आती हैं आप देखिए, और बहुत पार्टियां छोड़ के एनडीए के खेमे को विपक्ष के साथ आने वाली हैं। सर अभी आप नहीं लेकर आ पाए साथ, और अभी खबरें 17 पार्टियां तो एक हैं, ये क्या कम महत्वपूर्ण है? सर खबरें ये हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी पे कोई फैसला होगा, उसके बाद ऊंट किस करवट बैठेगा बिहार में और कितनी एकता बचेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपके साथ पास आएंगे, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। सर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज, देश के सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 10 बजे से संसद में वोटिंग शुरू हो चुकी है, राज्यों की विधानसभाओं में मतदान शुरू हो चुका है। 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। 4120 विधायक वोटिंग कर रहे हैं और 776 सांसद वोट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वोट दिया, और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस टेबल पर वोट करने वाले उसी टेबल पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कि अमेठी से सांसद है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता राजकुमार भाटी साहब हैं। भाटी साहब, सवाल यह कि लग रहा था कि 2019 के लिए राष्ट्रपति चुनाव कम से कम विपक्षी पार्टियों को जो अलग थलग थी एक साथ लाकर खड़ा करेगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद लग रहा है ऊंट किसी और करवट ही बैठेगा। राष्ट्रपति चुनाव में तो लगभग समीकरण जो वो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का परिणाम आना है वो पहले से संभावित है। लेकिन लोकसभा चुनाव में समीकरण बदलेंगे। लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बदलेंगे मतलब एसपी और बीएसपी साथ आ जाएंगे। खाली एसपी बीएसपी का सवाल नहीं है, और इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी अभी समय से पहले नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष काफी एकजुट, बदलने का कुछ विपक्ष काफी एकजुट होगा। मैं खाली यूपी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। भाई पहले यूपी से आते तो आप यूपी की बात कीजिए। हाँ, यूपी में भी आप देखेंगे कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा मतलब एसपी बीएसपी। वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है, नीतियों से भी ज्यादा कार्यशैली, जो एक तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली है। आपको सर ये बोलने में क्या हर्ज है कि एसपी बीएसपी साथ आ जाएंगी? साथ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल सकता अभी कि मुझे कोई अधिकार नहीं है बोलने का। कोई बात हुई है, नहीं हुई है। मतलब समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते आप खुद ये कह रहे हैं कि साथ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, मैं बिल्कुल। हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी बहाने सही एसपी बीएसपी साथ आने की बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही